Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I'll summarize the chapter Law Spring. It is chapter 2 of class 12th. First of all, I'll summarize the chapter, then I'll do deep analysis of the chapter. Alright, let's see. Chapter 2, Law Spring, Stories of Stolen Childhood. The chapter that we are going to study is an excerpt of the story entitled Stories of Stolen Childhood. Got it? यानी कि ये जो आपका चैप्टर है ना लॉ स्प्रिंग, ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है, विच इज रिटन बाई अनीश जंग. हु इज द ऑथर? अनीश जंग. See, first of all, the title of the story, Law Spring. Law Spring means lost childhood. As spring is the best season of all, in the same way childhood is the best age of human life. If spring is lost, it means childhood is lost. In the season of spring, flowers are bloom. In the same way, in childhood, a child grooms. It gets डेवलप्ड. ठीक है, डेवलपमेंट होता है, लाइक एजुकेशन लेता है या बहुत सारी स्किल सीखता है. एंड इफ चाइल्ड इज नॉट देयर, इट मीन्स पूरी लाइफ क्या हो गई? ख़राब हो गई. क्योंकि ये वो टाइम होता है जहाँ पर किसी भी बच्चे का क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है. क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है. तो हमें इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखेंगे कि देयर आर सम चिल्ड्रन इन द सोसाइटी हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी. किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से रीजन हैं जो मजबूर कर देते हैं बच्चों को चाइल्ड लेबर करने के लिए? क्या करने के लिए? चाइल्ड लेबर करने के लिए. ठीक है, तो बेसिक थीम, बेसिक पॉइंट जो देखेंगे हम, क्या देखेंगे इसके अंदर? चाइल्ड लेबर देखेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसकी थीम को अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, थीम ऑफ द स्टोरी इज The plight of the street children forced into labor early in life. देखिए, the plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling. Got it? दिस इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. यानी द प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी गली के बच्चों की दुर्दशा के बारे में है, जिनको क्या कर दिया जाता है? अर्ली लाइफ में ही लेबर का काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उनको स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी से डिनाई कर दिया जाता है. दिस इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. नाउ सी द सब थीम ऑफ द स्टोरी. Carelessness of the society, and politician
या फिर पॉलिटिकल क्लास कह लो, ठीक है, पॉलिटिकल क्लास कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास यानी जो राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं ना, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। Let me check whether it is visible or not. A bit problem is there. Let me correct it. Yes, now it is fine. So these are the two basic themes. और दोनों की कॉमन चीज़ देखी जाए ना तो there are two accounts of the story and in both of the accounts you will see child labor. क्या देखेंगे हम, यानी कि अगर प्रॉपरली कहेंगे तो ये थीम है आपकी, देखिए, द प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, ये मेन थीम है, ठीक है। शॉर्टकट में कहेंगे तो चाइल्ड लेबर है, क्या चीज़ है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है। एंड सेकंड सब थीम केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास, यानी जो सोसाइटी है ना वो कितनी निर्दयी हो जाती है गरीबों के लिए, और वो लोग कैसे मिलजुल करके जो है निर्दयता से जो है पुअर को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, और किस तरीके से सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, यानी गरीबों की सफरिंग्स के लिए पॉलिटिकल क्लास और जो सोसाइटी है किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। ऑलराइट, सो फार वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टाइटल। मीनिंग ऑफ द टाइटल बता ही दिया है मैंने। नाउ लेट मी समराइज द चैप्टर so that you can understand in a better way. Basically there are two accounts in the story. One is sometimes I find a rupee in the garbage, which is related to a boy named Sahib Alam. It is the story of a rag picker. And the second is I want to drive a car. It is the story of Bengal makers. किसकी कहानी है, बेंगल मेकर्स की कहानी है। देखिए फर्स्ट अकाउंट, sometimes I find a rupee in the गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे गार्बेज में क्या मिल जाता है, 1 रुपये का कॉइन मिल जाता है। हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट, साहिब आलम। कौन है, साहिब आलम है। देखिए one day what so happened that a narrator Anis Jung met with a boy named Sahib Alam and she asked why do you do this, ठीक है। she encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, यानी अक्सर क्या होता था कि नरेटर अनीस जंग की मुलाकात होती थी एक लड़के से जिसका नाम था साहिब आलम, जो उसके पड़ोस में कचरे के जो ढेर लगे हुए थे ना उसमें वो कुछ ना कुछ स्क्राउंजिंग कर रहा होता था। स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा, स्क्राउंजिंग एंड सर्चिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये देखिए, सर्चिंग मीन्स समथिंग दैट यू हैव पुट ऑलरेडी, तुम्हें पता है कि यहाँ पर रखी हुई थी, जब आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो सर्चिंग है। बट यू डोंट नो दैट यू पुट इट और नॉट, बट सिंपली यू आर सर्चिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्क्राउंजिंग, ठीक है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, देखिए क्योंकि गार्बेज इज देयर डेली लाइफ, दैट इज वाई द नरेटर अनीस जंग हैज यूज्ड स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कि गार्बेज उनकी आजीविका है, इसीलिए इसने नरेटर ने जो यूज कर दिया है कि कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है, लड़का गोल्ड ढूंढ रहा है। अच्छा देखिए आगे क्या कहता है, देखिए साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, जो साहिब का परिवार है ना वो अपने परिवार को बहुत, अपने घर को बहुत दिन पहले छोड़ आए थे। एक्चुअली साहिब बिलोंग्ड टू ढाका बांग्लादेश। कहाँ से है, ढाका बांग्लादेश से है। उसकी माँ उसे बताती थी कि हम लोग जो है ढाका से इधर इंडिया की तरफ चले आए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स आ गए थे। क्या आ गए थे, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके खेत और उनके घर जो है तबाह हो जाते हैं, और वो जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। इसीलिए वो लोग यहाँ इंडिया में आ गए, यानी वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दे स्टार्ट लिविंग देयर ओनली, जहाँ भी मिलता है वहीं पर वो रहने लग जाते हैं। तो साहिब भी अपने जो घर था ना उसकी मेमोरीज को भूला नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था।
अच्छा, मैं कुछ बेसिक सी जानकारी दूँ जो चैप्टर में नहीं दी गई है। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन द रिवर एंटर्स बांग्लादेश इट क्रिएट्स डिजास्टर्स कह सकते हैं, यानी आपदा लेके आती है। क्या ले आती है? आपदा ले आती है, क्योंकि लोगों की फसलें क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं, और उनके घरों भी, कई लोगों के तो घर क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को जो अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं जो है आसपास के शहरों में या दूसरे कंट्रीज़ में शेल्टर लेनी पड़ती है। दूसरा कंट्री की अगर बात करें तो वो इंडिया ही है नज़दीक, जिसमें वो लोग शेल्टर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे इंडिया में रहते हैं। तो जैसे ही एनी जंग ने पूछा कि आप ये सब क्यों करते थे, बॉय रिप्लाइड दैट आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो देखिए नरेटर ने क्या कहा, देखिए गो टू स्कूल ग्लीबली सी सैड रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। उसे ये खुद पता चल गया था कि मेरी एडवाइस जो मैंने बच्चे को दी है कि बेटा तुम स्कूल जाया करो, वो कितनी खोखली सी थी, कितनी मीनिंगलेस थी। क्योंकि एक रैप कर का बच्चा जिसके आस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, वो कहाँ स्कूल जाएगा? ठीक है, लेकिन नरेटर ने जो है उसे एडवाइस दे दी कि तुम कहाँ जाया करो, तुम जो है स्कूल जाया करो। तो देखिए बच्चे ने क्या रिप्लाई किया। बच्चे ने सिंपली कहा था कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यानी कि मेरे जो स्कूल में कोई, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब बनवा देंगे तब मैं चला जाऊँगा। ओह अच्छा, फिर जोकिंगली फिर एक कमेंट कर दिया, फिर प्रॉमिस कर दिया, इफ़ आई बिल्ड अ स्कूल विल यू कम टू जॉइन इट, सेड द नरेटर। तो देखिए क्या कह रहा है बॉय, यस आई विल गो, श्योरली आई विल गो, but you know that the narrator was not able to build a school because building a school takes a lot of money and it is not a cup of tea. But after some time, according to the promise, Sahib-e-Alam came to the narrator and asked about her school, but she said nothing, but she perceived and she embarrassed on her promise. उसने कहा कि promises like mine abound in every corner of his bleak world। देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट बहुत ही मीनिंगफुल सा है और नरेटर को किस तरीके से फील हुआ और उसका मीनिंग भी देखिए। promises like mine abound in every corner of his bleak world। ठीक है, यानी कि द प्रॉमिस दैट द नरेटर मेड विद द बॉय दैट शी वुड मेक अ स्कूल but she did not make. In the same way she is saying कि promises like mine abound in every corner of his bleak world are made in every corner of the dejected world of the poor people but they are rarely kept। यानी इन हिंदी अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो सिर्फ मतलब ये है कि जैसा प्रॉमिस मैंने इस लड़के से किया था, ऐसे प्रॉमिसेस पुअर लोगों से उनके निराशाजनक संसार के हर पॉइंट पर किए जाते हैं, बट उनको रेयरली फुलफिल किया जाता है। अच्छा, इस चीज़ को आप रियल लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपने देखा होगा कि गरीब लोगों से अमीर लोग, यानी खास करके जो पॉलिटिकल क्लास के जो लोग हैं, वो कितनी प्रोमिसेस करते हैं, बट क्या आपको लगता है कि वो सारे प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर देते हैं या उनमें से आधों को भी फुलफ़िल करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो 50% भी उन्हें पूरा करते हैं। तो यही मतलब है, ठीक है। उसे एम्बेरसमेंट हुआ अपने प्रॉमिस पर। अच्छा, महीनों की जान पहचान के बाद में एक दिन उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो लड़के ने बताया कि माय नेम इज़ साहिब-ए-आलम। क्या मतलब बताया? साहिब-ए-आलम। ठीक है, साहिब-ए-आलम का मीनिंग आप भी जान लीजिए। बच्चे को बिल्कुल नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन नरेटर को पता था। साहिब-ए-आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज द मीनिंग? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यानी सारे जहाँ का मालिक। साहिब-ए-आलम उर्दू का वर्ड है आलम, ठीक है, साहिब-ए-आलम, और मीनिंग इंग्लिश में निकलता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, हिंदी में कहेंगे सारे जहाँ का मालिक। बट एक्चुअल में लड़का क्या है? रैग पिकर है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए, ये जो लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करते हो तो इसमें लिटरेरी डिवाइस आपकी आयरनी है। कौन सी है? आयरनी है, यानी जस्ट ऑपोजिट टू द रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी। यानी रियलिटी क्या थी कि साहिब-ए-आलम क्या है? एक रैग पिकर है। क्या है? रैग पिकर है, बट उसका नाम जो है क्या कन्वे करता है कि वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी हो गई? आयरनी हो गई। समझ गए?
अच्छा, उन सारे बच्चों के नाम पता चल गया था जो सुबह में आते थे, लाइक द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय एंड दे डिसअपीयर एट द टाइम ऑफ नून। ठीक है, नून के टाइम पर पक्षियों के झुंड की तरह क्या हो जाते, डिसअपीयर हो जाते। एक दिन जो है नरेटर ने उनमें से एक से पूछ लिया कि व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स। वो लड़का कुछ नहीं बोला, बट सेकंड बॉय आंसर्ड दैट। अच्छा देखिए, जैसे उसने पूछा ना कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो देखिए तो बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी माँ जो है उन्हें शेल्फ से उतार करके नहीं देती। शेल्फ का मतलब होता है टाँड़। क्या मतलब होता है, टाँड़ होता है। ठीक है, कि टाँड़ से जो उतार करके नहीं देती। अच्छा, सेकंड बॉय ने तभी रिप्लाई किया था कि अगर उसकी माँ जो है उन्हें उतार करके देगी ना तब भी लड़का नहीं पहनेगा। ठीक है। अच्छा एट्स अनदर बॉय हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी जो ऐसे जूते पहने हुए था जो मिसमैच थे। कैसे थे, मिसमैच थे। अच्छा आप ये देखिए कि जो लड़का मिसमैच शूज़ पहना हुआ है वो ये कह रहा है कि उसकी माँ अगर उतार के देगी भी ना तब भी नहीं पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा, कुछ तो रीज़न होगा। व्हाट डज द बॉय वांट टू से एक्चुअली, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, क्यों कहना चाहता है ऐसा, ऐसा क्यों कह रहा है। तो देखिए वो ऐसा इसीलिए कह रहा है व्हेन आई कमेंट ऑन इट, यानी जैसे ही नरेटर उस पर टिप्पणी करने लगी ना कि क्यों नहीं पहनेगा, तभी जो लड़का जो पैरों को घसीटता है ज़मीन से और कहता है कि मुझे ना एक पेयर शूज चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, यानी जिसने अपने जीवन भर में एक पेयर शूज तक को कभी भी ओन नहीं किया। अच्छा, नरेटर ने शहरों में, शहरों की गलियों में, गांव के रोड्स पर, हर जगह जो है बच्चों को देखा, काफ़ी लोगों को देखा विदाउट वियरिंग शूज एंड फुटवियर्स देखा। अच्छा, जब वो उन चार चीज़ों को देख रही तभी जो अचानक से देयर केम एन एक्सप्लेनेशन टू हर एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड इन दैट इट वाज नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू लिव बेयर फूट, यानी नंगे पैर रहना कोई पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ये हमारी एक ट्रेडिशन है। क्या है, ट्रेडिशन है। वॉज वन एक्सप्लेनेशन। तो समझ गए, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड अनीश जंग गेट रिगार्डिंग द फुटवियर्स, तो ये मिली थी। ठीक है, रिगार्डिंग द बेयर फूट चिल्ड्रन, ये समझो आप। अच्छा, नरेटर ने इसके ऑपोजिट अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी थी। उसने ये कहा था कि इट इज़ मियरली एन एक्सक्यूज टू हाइड अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी ये तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपाने का एक तरीका मात्र है कि आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशन है, जबकि पैसे की कमी नहीं है। तो सच्चाई तो ये है कि आप अपनी निरंतर गरीबी को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। खैर ये बात हो गई। अच्छा, इनको देख करके नरेटर को एक स्टोरी याद आई। द स्टोरी वॉच फ्रॉम मैन फ्रॉम उडुपी। कहाँ से थी, उडुपी। उडुपी इज अ प्लेस इन कर्नाटका। कहाँ पर है, कर्नाटक में एक प्लेस है। तो देखिए 30 साल पहले ही कहानी बताता है वो आदमी। वो कहता है कि मैं जब छोटा बच्चा था तो स्कूल जाता था, मेरे फादर जो एक टेम्पल में प्रीस्ट थे। ठीक है, अभी वो टेम्पल क्या हो चुका है और मेरे पास शूज भी नहीं थे। अभी जो टेम्पल एयर डिसोलेट इन द एयर, ठीक है, क्या हो चुका है, यानी कि वो टेम्पल जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन की स्टेट में है। उसकी जगह पर नया टेम्पल बना दिया है और उसके पीछे एक नया प्रीस्ट आ गया है। और नया प्रीस्ट आ गया, उसका एक बच्चा है और उसका बच्चा जो यूनिफॉर्म पहन रहा है, शूज़ पहन रहा है, कलरफुल सब कुछ है। यानी कि पीपल इन अ प्लेस लाइक उडुपी हैव गॉट मनी टू परचेज फुटवियर्स, बट वॉट अबाउट द चिल्ड्रन लाइक साहिब आलम हु आर स्टिल रिमेनिंग इन पॉवर्टी एंड दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज फुटवियर्स। उनके पास फुटवियर्स परचेज करने तक के पैसे नहीं हैं। उसे उन लोगों की पेनफुल कंडीशन याद आई। खैर ठीक है। अच्छा, नरेटर की जो मुलाकात हुई थी रैगपिकर से, वो उसे कहाँ तक ले जाती है, वो उसे सीमापुरी तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, सीमापुरी तक ले जाती है। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, यानी सीमापुरी एक ऐसा एक प्लेस है जो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, लिटरली देखा जाए तो दिल्ली की बाउंड्री पर है। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री होना, क्या होना, बाउंड्री होना। एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, और फिर भी जो मेटाफरिकल सेंस में अगर देखा जाए तो ये क्या है, मेटाफरिकल सेंस में ये बहुत दूर है। देखिए मीनिंग देखिए, PERIPHARY, पेरीफेरी का मतलब है आउटर एज, आउटर एज ऑफ अ सिटी। मैं आपको बात बता दूं कि ये उस टाइम की बात है जब स्टोरी लिखी गई थी। कब की बात है, स्टोरी लिखी गई तब की बात है, या फिर ये कह लो कि 1971 के टाइम की बात है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर सीमापुरी को आप देखोगे
तो ये कम्प्लीटली दिल्ली के अंदर आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया। क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया। देखिए सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली। चलो मैं इसको लिख देता हूँ फिर समझना। पुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एंड yet miles away from it मेटाफरिकली। समझ गए, सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जो दिल्ली की पेरीफेरी पर है। कहाँ पर है, पेरीफेरी पर है, और फिर भी जो है यहाँ से क्या है, माइल्स अवे है। क्या है, माइल्स अवे है। कैसे माइल्स अवे हो सकता है भाई, हाँ माइल्स अवे हो सकता है। सी पीपल इन दिल्ली आर लिविंग लग्जरियस लाइफ, दे डू हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, रनिंग वाटर, ड्रेनेज, स्वीच एंड ऑल, बट पीपल दो यू आर लिविंग इन सीमापुरी दे आर डिवॉइड ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज लाइक रनिंग वाटर, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। इसीलिए वो जो है मेटाफरिकली बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल क्लास का बंदा उनको विजिट तक नहीं करता, उनकी समस्याओं को नहीं सुनता। यानी उनकी समस्याओं को सुनने के और उनकी समस्याओं का समाधान करने के मैटर में अगर देखा जाए तो सीमापुरी बहुत दूर हो जाती है, बिकॉज पीपल ऑफ पॉलिटिकल क्लास नेवर विजिट दैम, वो उन्हें कभी विजिट करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। अच्छा, ये जो है लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रह रहे हैं। कितने हैं, 10,000, ठीक है। दो झूले वियर आर स्क्वैटर्स, यानी वो सब क्या हैं, स्क्वैटर्स हैं, SQUATTERS। लगभग 10,000 हैं। कितने हैं, 10,000, सारे के सारे क्या हैं, स्क्वैटर्स हैं। क्यों स्क्वैटर्स, बिकॉज दे केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। सारे के सारे रिफ्यूजी हैं। क्या हैं, रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी, आप जानते ही होंगे। उनके पास में जो है क्या नाम है, उनके आइडेंटिटी वगैरह नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम है, जिसकी वजह से उनको चीप प्राइस पे, यानी जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है ना, उनसे वहाँ से उन्हें मिल जाता है। खैर ठीक है। और उनके लिए सर मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है, रैग पैकिंग करना है। जहाँ भी उन्हें कचरा आगे ढेर मिलता है, रैग पैकिंग का काम मिल जाता है, वो अपने टेंट लगा लेते हैं और टेम्परेरी होम बना लेते हैं। टेम्परेरी होम फॉर दैम इज, क्या करते हैं कि वो एक टर्पोलिन ले करके मिट्टी के वगैरह घर बना लेते हैं और बच्चे उसी में ग्रो होते रहते हैं। सर्वाइवल मैंने बता ही दिया, सीमापुरी में एक ही चीज़ है, वो क्या है, रैग पैकिंग करना, ठीक है। कुछ दिनों बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी उनके सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन जाते हैं। अच्छा, गार्बेज के दो मीनिंग है, देखिए। एक मीनिंग जो है बड़ों के लिए है और उसका दूसरा मीनिंग छोटे बच्चों के लिए है। तो देखिए बड़ों के लिए तो ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ देयर डेली ब्रेड। क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर। क्या है, देखिए गार्बेज, देखिए फॉर द पेरेंट्स देखते हैं सबसे पहले, यानी क्या है ये, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी हम इसे डेली ब्रेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेली ब्रेड, यानी रोजी रोटी है उनकी। अच्छा, बच्चों के लिए क्या है, समथिंग रैप्ड, WRAPPED, रैप्ड पढ़ते हैं इसको, इन वंडर। समझ गए, क्यों, बिकॉज समटाइम्स दे फाइंड अ रुपी एंड अ 5 रुपी नोट एंड अ 10 रुपी नोट एंड समटाइम्स दे फाइंड गोल्ड। कभी कभी क्या मिल जाता है, गोल्ड। सो समथिंग रैप्ड इन वंडर है, ठीक है। बच्चे तो इसे सरप्राइजिंग चीज़ की तरह लेते हैं और पेरेंट्स इसे मीन्स ऑफ सर्वाइवल के रूप में लेते हैं, क्योंकि उसको बेच करके उनकी रोजी रोटी निकल आती है। समझ गए, तो ये है, ठीक है, गार्बेज। अच्छा, एक मॉर्निंग क्या हुआ था कि नरेटर की मुलाकात फिर से हुई साहिब आलम से। हुआ स्टैंडिंग एट द फेंस्ड गेट ऑफ अ टेनिस क्लब। कहाँ पर खड़ा हुआ था, टेनिस क्लब के गेट पर खड़ा हुआ था, और वो मरमरिंग कर रहा था कि जब सब चले जाएंगे ना तो ये वॉचमैन जो मुझे अंदर जाने देगा और मैं जो है झूले पर झूल सकता हूँ, क्योंकि मुझे शायद अलाउ कर देगा। खैर कोई नहीं। यानी कि नरेटर ये कहना चाहती है कि बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर चला, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल दैट ही डज नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ टू एंटर द क्लब एंड गेट द फैसिलिटीज़ यूज्ड इन द क्लब, क्योंकि यूनिफॉर्म भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है।
खैर एक दिन फिर से मुलाकात हुई, तो ही वॉज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। कहाँ पर जा रहा था? मिल्क बूथ पर जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? स्टील का कैनिस्टर लगा हुआ था यानी। और वो कह रहा है कि अब मैंने ना जॉब करना शुरू कर दिया है, उस दुकान पर जॉब करता हूँ। पॉइंट आउट करके कहता है मुझे जो है 800 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 800 रुपीज़ मिलते हैं और मेरा 2 टाइम्स मील मिलता है। ठीक है, कितना? 2 टाइम्स का मील मिलता है, ऑल माई मील कह लो। ठीक है, पूरा भोजन मिलता है। लेकिन जब नरेटर ने पूछा कि क्या वो खुश है दुकान पर काम करके, द बॉय लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक बिकॉज अर्लियर ही वॉज हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक था। एंड द प्लास्टिक बैग सीम्ड लाइटर देन द कैनिस्टर दैट ही वॉज कैरिंग नाउ। द प्लास्टिक बैग वॉज हिज ओन एंड द कैनिस्टर बिलोंग्ड टू द टी स्टॉल ओनर। ठीक है, तो अब वो क्या बन चुका है? अब वो सर्वेंट बन चुका है। अब उसे वो काम करना पड़ेगा जो उसका मालिक कहेगा। पहले तो वो अपने बैग में उतना वजन रख सकता था जितना उसको चल सकता था, लेकिन अब तो उसे मजबूरन जितना उसका मालिक कहेगा उतना रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उसकी फ्रीडम जा चुकी है और उसका बचपन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से नरेटर यही कहना चाहती है कि लॉ स्प्रिंग का मतलब क्या है। ये आपका एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। Now let us talk about the second account of the story. Second account of the story is about the Bengal makers of फिरोजाबाद। ठीक है, देखिए लोकेशन अलग अलग है, करेक्टर्स अलग अलग हैं, बट प्रॉब्लम सेम है, यानी चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम दिख रही है और सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल क्लास है, चाहे वो सीमापुरी के रैग पिकर हों, चाहे वो फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स हों। समझ गए ना बातें? तो देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं क्या करना चाहता हूँ? एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। कौन कहता है इस बात को? मुकेश। कौन कहता है? मुकेश। मुकेश कौन है? एक बेंगल मेकर है। कौन है? बेंगल मेकर है। कहाँ का रहने वाला है? फिरोजाबाद का है। कहाँ का है? फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद इज अ प्लेस इन इंडिया। सॉरी इंडिया में ही है, यानी यूपी में है। ठीक है।